अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी कनीज़ की 16वीं किस्त हाजिर है। गुज़श्ता शाम जिस वक्त जमीला बेगम व बदरुद्दीन के दरमियान तस्करान की सुराग रेसानी की बहस छिड़ी हुई थी, उस वक्त बाज़ औक़ात बदरुद्दीन की बातें सुनकर जहां दोनों बहनों को हंसी आ रही थी, वहीं दोनों के हाथ उनके अपने अपने कलेजे पर ही था कि कहीं ये कोढ़ मग़ज़ इंसान उनकी शिनाख्त ज़ाहिर न कर दे। लेकिन काफ़ी हद तक उसने ज़ब्त से काम लिया था और कहीं से भी उनकी पहचान से मुताल्लिक कोई वसवसा पैदा होने नहीं दिया था। लिहाजा तब जाकर ही दोनों बहनों ने इत्मीनान का सांस लिया था। इस मौजू पर बवक्त ख्वाब दोनों बहनों ने तबादला ख्याल भी किया और कनीज़ ने बद्दू मियाँ की तारीफ़ें भी की थी। लेकिन कशिश ने कहा था कि उसने ऐसा भी कोई कमाल का काम नहीं किया है कनीज़ कि उसकी तारीफ़ में ज़मीन व आसमान इकट्ठा की जाए। अलबत्ता मुझे खौफ ज़रूर था कि कहीं इस बेलूरे की ज़ुबान फिसल न जाए। कनीज़ हंस पड़ी तो कशिश ने कहा, हंसो मत कनीज़, अभी भी मुझे उस कमबख्त पर भरोसा नहीं है। कब किस वक्त कहाँ क्या कर जाए या क्या बोल जाएगा कहना मुश्किल है। अगर वक्त से पहले उसने इधर भांडा फोड़ा तो उधर उसके सारे मुराद पर कुफ्र लग जाएगा और दोनों माँ बेटा सड़क पर अल्लाह ही देगा मौला ही देगा की सदा की सदा बुलंद करते नजर आएंगे। कशिश का अंदाज बयान ऐसा था कि कनीज़ का हंसते हंसते पेट फूलने लगा था। बारसूरत अब वो पूरी तरह समझ चुकी थी कि कशिश बद्दू मियाँ को किसी भी सूरत से पसंद नहीं करती है। अगर थोड़ी हमदर्दी थी भी तो महज उसके मफलूकुल हाल होने के सबब ही। वैसे ये बात भी सच ही थी कि वो किसी भी नुक्ता नज़र से कशिश तो क्या किसी भी साफ सुथरी कबूल सूरत लड़की के काबिल नहीं था। अव्वल तो वो सांवला था, ऊपर से बकरे जैसी दाढ़ी रख छोड़ा था। मलबूसात ऐसे थे कि मालूम नहीं किस ज़माने की बदरंग वो बेरौनक पुरानी शेरवानी और एक ही पुरानी कुर्ती और पाजामा उसे दस्तयाब था, जिसकी कभी जान ही नहीं छोड़ता था। उसे वो कब धोता कब सुखाता किसी को मालूम नहीं था। स्त्री तो उसके उन कपड़ों को कभी मैसर ही नहीं हुए होंगे। हालांकि कई बार कनीज़ ने कशिश को ये सोचकर छेड़ा था कि उसकी जवान उमंगों और रुझानात का अंदाज़ा लगा सके। इसीलिए एक बार कनीज़ की जानिब से कसदन किए गए उल्टे पुल्टे सवाल के जवाब में कशिश ने कहा था, यूं तो लोग कहते हैं जवानी बावली और दीवानी होती है, लिहाजा इस उम्र में दुनिया की हर शय हसीन नज़र आती है, मगर मैं समझती हूँ कि ऐसे लड़के लड़कियाँ और मर्द व ख़ातीन के तबक़ात अलग होंगे जो महज चंद लम्हों की तसल्ली के लिए ज़िंदगी को दागदार बना लेते हैं। अगर इस तरह के सवालात तुम मेरी ख्वाहिशात की तह तक पहुँचने के लिए किया है तो समझो नाकाम ही रहोगी कनीज़, क्योंकि भूल से भी मेरे जहन के आसपास ऐसी ख्वाहिशात का तस्वुर भी नहीं फटकता है। चुनांचे वो छत को घूरते हुए खाबिदा लहजे में बड़बड़ा उठी, अल्लाह ही बेहतर जाने कि कभी कोई आला मिजाज रखने वाला शहजादा जैसा जवान आकर बदनसीब कशिश के ख्वाबों में बस पाएगा भी या नहीं, और कशिश की जुल्फ़ों का असीर बनकर इसे अपने गले लगने का मौका अता करेगा भी या नहीं। बहरहाल अब ऐसे शहजादा की आमद हुई भी थी तो उसकी पसंद कोई और थी। बावजूद इसके खुद को बदनसीब समझने वाली लड़की के दिल के कैनविस पर भी उतरता चला गया, या खुद को बदनसीब समझने वाली लड़की ने बेमफाद होकर कसदन उसे दिल में बसा लिया, क्योंकि वो शहजादा है ही बेमिसाल। बहरहाल ऐसे में कशिश की कही हुई कुछ बातें और साहिबजादे की ज़ात से मुतल्लिक कुछ तासुरात की यादें भी आईं तो कनीज़ के अंदर अजीब सी बेचैनी व बेकरारी पैदा हो गई। उसने सोचा भला कोई जवां उम्र खातून किसी की यादों के सहारे अपने दिल में पोशीदा किसी की मोहब्बत में बेमफाद होकर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार पाएगी। ये सवाल बार बार वो अपने दिल से पूछती रही, जिसका जवाब उसे किसी भी तरह नहीं मिल पा रहा था। देर तक इस किस्म की बातें सोचते हुए आहिस्तगी से उसने अपना सर उठाकर पहलू में सोई कशिश का चेहरा देखा तो गुमान हुआ कि माँ की आगोश और ममता से महरूम कोई मासूम बच्ची हुमक कर सो गई है। मगर कशिश नींद में बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो अपने सोच और ख्यालात की आगोश में बेदार खामोश पड़ी थी। जब कशिश
अजीब अंदाज में अल्लाह का नाम लेती हुई बाईं करवट हुई तो कनीज के दिल में अजीब किस्म के दर्द व खलिश की लहर सी उठी और वो भी दाएं करवट होकर पलकें बंद कर ली थी, क्योंकि उसके हालात के सबब कनीज का दिल अंदर ही अंदर सिसक उठा था। बहरहाल अब इस कहानी में मजीद छोटे बड़े किरदारों के साथ एक और किरदार खसूसी का इजाफा होने जा रहा है, जिसका नाम आलिया परवीन है। अब तक के मुतारुफ किरदारों में वकील अख्तर हुसैन साहब का नाम आप लोग कई बार सुन चुके हैं। उनके ही बड़े बेटे वसीम अख्तर की बड़ी बेटी का नाम आलिया परवीन था। दरअसल तशकरान इब्राहिमी को अख्तर हुसैन की ज़ेर सरपरस्ती वकालत की प्रैक्टिस करते हुए साल लग चुका था और पहले की बनिस्बत अख्तर हुसैन की आमदनी के इजाफी सूरत हाल का अंदाज़ा उनके घर के तमाम अफराद को भी हो चुका था। लिहाजा कभी किसी भी वक्त जब वो इत्मीनान बख्श मूड में होते और घर के कोई भी अफराद तशकरान का ज़रा सा भी जिक्र छेड़ते तो वो फ़ख्र आमेज़ लहजे में उसकी ज़ात व सिफ़ात की तारीफ़ों में ज़मीन व आसमान की दूरियां नापने लग जाते थे और ऐसे में उनके घर के तमाम छोटे बड़े अफराद उसको यानी तशकरान को देखने और उससे मिलने के लिए बेताब हो उठते थे। उन सबों में खासकर उनकी 25 साला बड़ी पोती आलिया परवीन, जो तशकरान से महज 1 साल छोटी थी, बेआब माही की तरह पुरती थी। कभी कभी तो उसकी माँ और दादी ने उसे घर के लोगों की निगाहों से बचकर खामोशी के साथ रोते हुए भी देखा था। दरअसल 5 साल की उम्र से 8 साल की उम्र तक वो मुसलसल इब्राहिम सरकार के घर के चमन की तितली बनी रही थी, क्योंकि उनके ख़ानदान में कोई बच्ची नहीं थी। और वो जब एक बार अपने दादा अख्तर हुसैन के साथ जलालपुर हवेली पर आई तो चंद घंटों में ही तशकरान के साथ इस तरह घुल मिल गई कि इब्राहिम सरकार व इस्माइल सरकार ने उसे कुछ दिनों के लिए हवेली पर छोड़ देने की बात कही। लिहाजा वकील साहब उसे छोड़कर खुद हंसते मुस्कुराते हुए वापस चले गए थे। चुनांचे वक्त गुजरता रहा और बच्चों की उम्रें बढ़ती रही। तशकरान 9 साल के हो गए। उन्हीं दिनों जस्टिस इसराफिल जलालपुरी का हवेली पर एक ख़त मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा तशकरान की सेहत और उसकी तालीम पर ही तबसरा किया था। इब्राहिम सरकार ने उनके ख़त के जवाब में वजाहत की थी कि तशकरान बाबू अपने अब्बा हुजूर की तरह शोख मिजाज तो हरगिज़ नहीं है, लेकिन अपनी अम्मी, दादी व बड़ी दादी माँ या फिर हमारे लाडो प्यार में उनका मुस्तकबिल कैसा रहेगा, इसका बखूबी अंदाज़ा मुझे नहीं है। वैसे पढ़ने में काफ़ी तेज़ और मुस्तैद हैं। 9 साल की उम्र में अपर प्राइमरी स्कूल की 5वीं जमात अपने मेरिट की बदौलत फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है, जिसमें दादा परदादा की इज़्ज़त व शोहरत या उनके आला ख़ानदानी वक़ार का कहीं से कोई दखल नहीं है। अब फ़िलहाल मैंने इलाकाई मिडिल स्कूल की 6ठी जमात में एडमिशन करवा दिया है, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि बिहार और बंगाल की पढ़ाई में काफ़ी फ़र्क है, जिसका एहसास अब्बा हुजूर को भी बखूबी होगा। अब आगे हुजूर की मर्ज़ी हमारे सर आँखों पर। बस फिर क्या था, दूसरे ही हफ्ते जस्टिस इसराफिल जलालपुरी 4 दिनों की छुट्टी लेकर गांव आ गए और उन्होंने फरमाया कि मैं बाबू को उनकी निगहबान बड़ी दादी जान के साथ कलकत्ता ले जाने के लिए 4 दिनों की छुट्टी पर हाजिर हुआ हूँ। इस्माइल सरकार ने उसके स्कूल से सर्टिफिकेट लाकर अपने दादा हुजूर के हवाले कर दिया। जाते वक्त तशकरान के दादा दादी और अब्बू अम्मी के जज्बात को ध्यान में रखते हुए ऐलान किया कि आप लोग यके बाद दीगरे खुद कलकत्ता आ जाया करें, अब वहीं आपको आपका प्यार मिला करेगा। चुनांचे वो तशकरान और अपनी बेगम को लेकर कलकत्ता चले गए। फिर तो आलिया बाकी लोगों के होते हुए भी खुद को तन्हा महसूस करने लगी थी। बहरहाल तशकरान के चले जाने के बाद उसे खुद में गुमसुम और बेबसी की कैफियत में देखा तो इब्राहिम सरकार के हुक्म के मुताबिक पहले से मौजूद दर्जनों कपड़ों के अलावा मजीद चंद जोड़े अनवा इक़साम के नए मलबूसात और ढेर सारे तोहफा तहाइफ के साथ बेगम इब्राहिम अपने बेटा इस्माइल सरकार के साथ आलिया को बज़रिया कार उसके घर पहुंचाने गए तो वहाँ ईद जैसी खुशियों का माहौल बन गया। बसूरत रात वहीं क़याम किया। दूसरे दिन दोपहर के खाने से फारिग होकर बामुश्किल दोनों माँ बेटे को आने की इजाज़त मिली और उन्हें आलिया को रोटी सी सख्ती छोड़कर वापस होना पड़ा था। चलते वक्त बेगम इब्राहिम
यानी साजदा खातून ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था, रोना धोना बंद करो आलिया रानी, तुम्हें गुमसुम बनी देखकर ही तो तुम्हारे दादा साहब ने तुम्हें अपने घर वालों के पास छोड़ने को कहा था। देखो जब छोटे सरकार आ जाएंगे तो फिर तुम्हें ले चलूँगी। वो तस्करान को छोटे सरकार ही कहती रही थी और अब भी उसी नाम से याद करती है। उसे अपने बचपन का मुकम्मल 3 साल और छोटे सरकार समेत जलालपुरी ख़ानदान के तमाम अरकान की यादें जहन में मुनकश होकर रह गई थी, मगर तवील अरसा गुजर जाने के सबब तस्करान शायद उसे भूल चुका था। आलिया गंदुमी रंगत वाली कबूल सूरत लड़की थी। बहरहाल अब दौरे हाजरा में उसी दिन तस्करान सवेरे सोकर उठ गया था, क्योंकि 2 दिन कबल एक पेचीदा केस ट्रांसफ़र होकर डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में आया था। उस दिन उसी मुकदमे पर जीरा होनी थी, लिहाजा दादाजी यानी जनाब अख्तर हुसैन साहब से तबादला ख्याल ज़रूरी समझ रहा था, लेकिन वो ऑफिस 8 बजे जाते थे, लिहाजा उनके घर जाने का सोचकर कपड़े तब्दील कर रहा था कि अब्दुल रहीम मंसूरी मामूल की तरह शहद में भिगोया हुआ ड्राई फ्रूट और गर्म दूध ले आया, जिसे जल्दी जल्दी खा पीकर फाइल कार में रखवाया और अलस सवा निकल पड़ा। चंद लम्हे वो दीपक रेस्टोरेंट पर रुका, क्योंकि आदत के मुताबिक खाली हाथ जाना उसे अच्छा नहीं लगा था। ताहम उस वक्त भी उसे आलिया की न तो याद थी और न उसका कोई ख्याल ही था। बासूरत दूसरी जानिब वकील अख्तर हुसैन अपने मझले व छोटे बेटों और पड़ोस के चंद लोगों के साथ दरवाजे पर फिक्रमंद कैफियत में बैठे थे। तकरीबन वहाँ मौजूद सभी लोग अफसुर्दा थे। यकायक तेजी से आती हुई कार पर नज़र पड़ी तो वकील साहब फुर्ती से कुर्सी से उठते हुए बोले, बेटे वो देखिए बैरिस्टर तस्करान इब्राहिमी आ रहे हैं। पता नहीं इतना सवेरे, ओहो याद आया, परसों वाले केस खसूसी पर आज बहस होने वाली है। मुमकिन है उसी पर तबादला ख्याल करने आ रहे होंगे। उनके अल्फाज के साथ ही हॉर्न बजाती हुई कार दरवाजे पर आकर रुकी और वो बाहर निकलकर मुश्तरका तौर पर अस्सलाम अलैकुम कहा तो सभी लोग बैक वक्त पुरखलूस लहजे में जवाब देकर उससे मुसाफा करने लगे। घर की खातीन और लड़कियां भी सदर गेट के पर्दे के ताकुब से झांक झांक कर उसे देखने और फ़ख्र से मुस्कुराने लगी। तस्करान ने मुतहिर लहजे में पूछा, दादा जान आप मुझे कुछ अफसुर्दा दिखाई पड़ रहे हैं। अख्तर हुसैन बोले, मेरे बड़े बेटे वसीम अख्तर की बड़ी लड़की आलिया परवीन तो गालिबन आपको याद ही होगी। तस्करान थोड़ा गड़बड़ाते हुए बोला, जज जी हाँ दादा जान, बिल्कुल याद है मुझे। आजकल वो यही है क्या? बचपन में उसे मेरे साथ खेलना बेहद पसंद था और मुझे पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद था, लिहाजा वो शरारतन मेरी किताबें ही चुरा कर रख दिया करती थी। तस्करान खुशफहमी में बोलता चला गया था और वकील साहब की आंखें सुर्खी माइल होकर भर आई थीं। उन्होंने जब्त करते हुए कहा, बेटे आपने पूछा है कि आलिया क्या आजकल यही है, तो क्या आपके घर के लोगों ने इसके मुतालिक आपसे कभी कोई जिक्र नहीं किया? तस्करान हैरान हो उठा। नहीं दादाजान, आलिया के मुतालिक तो कोई जिक्र अब तक मेरे सामने नहीं आया। तब अख्तर साहब बोले, ये 8 साल की उम्र से ही बीमार है बेटे, इसे एपिलेप्सी का मर्ज हो गया है। मुख्तलिफ किस्मों का इलाज और मुआलजीन एक तरफ हैं और इसका मर्ज एक तरफ बरकरार है। अफसोस है बेटे, हम इसका घर भी नहीं बसा सके, क्योंकि अपनी खतरनाक व लाइलाज बीमारी के सबब खुद भी शादी के लिए आमादा नहीं हो सकी। फिर वो यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? इससे छोटी बहन 2 बच्चों की माँ बन चुकी है। तस्करान को शदीद झटका लगा, चेहरे पर गमों के बादल छा गए। फिर भी उसने सर झुकाकर ज़मीन को घूरते हुए पूछा, मिर्गी का दौरा कितने कितने वक्फे से आता है? तो वकील साहब ने कहा, कभी 4-5 दिनों पर, कभी 1 हफ्ता और कभी तो लगातार ही 1-2 दिनों में कई बार आ जाता है बेटे। कमबख्त अजीब मर्ज है। उसी लम्हा पर्दे के पीछे से निस्वानी आवाज़ आई, बाबू को वहीं खड़े रखकर पूरी बातें कर लीजिए। यह अख्तर हुसैन साहब की अहलिया की आवाज़ थी। अंदर सभी खातीन भी काफ़ी बेकरार हो रही थीं। ऐन उसी असना बाहरी गेस्ट रूम से कुल 6 अदद लड़के अपनी अपनी लुंगी और पतलून संभालते हुए बाहर निकले, जो सभी सोकर उठे थे।
आंखें मिलमिलाते हुए सबों ने सलाम अलैकुम भाईजान और किसी ने छोटे सरकार कहा तो तस्करान ने यके बाद दिगरे सबों को गले लगाया। सभी लड़के 14 से 22 साल की उम्र के थे, जो अख्तर हुसैन साहब के तीनों बेटों के बच्चे थे। छोटे वाले मियाँ शाहरान अपना सर उठाकर एक टक तस्करान का चेहरा देख रहे थे। तस्करान ने उसका गाल थपथपाते हुए पूछा, आपका नाम क्या है हजरत? जी मेरा नाम शाहरान अख्तर है भाईजान, और 9वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। बहुत खूब, आप एक काम कीजिए, कार की पिछली नशिस्त पर 2 थैला रखा है, उठाकर घर ले आइए। वो मुस्कुराता हुआ तेजी से कार के पास गया और थैला उठाया तो बड़बड़ाने लगा, अरे वाह, काफ़ी वजनी है, ज़रूर ही मिठाइयों से भरा होगा। सभी लोग हंसने लगे और वो थैला उठाए अंदर दाखिल होते हुए फिर बड़बड़ाया, अरे आप लोग हटिएगा भी, जाने के लिए रास्ता भी नहीं देंगी क्या? ये लड़कियां सब तो और ही हैं, लगता है यहीं पर बंटवारा करेगी। सभी लोग फिर हंसने लगे तो अख्तर साहब ने मुस्कुरा कर कहा, बड़ा शरारती लड़का है ये। उसी पल पर्दे के ताकुब से मजीद आवाज़ आई, दादाजी छोटे सरकार को लेकर अंदर आइए ना, आलिया आप ही उठकर बैठ चुकी हैं और काफ़ी बेचैन हो रही हैं। ये अल्फाज 15 साला रुकैया परवीन की थी, जो सहीम अख्तर की बेटी थी। बता दूं कि वकील साहब के 3 बेटे ही थे। आखिर में एक बेटी पैदा हुई थी जो 1 माह की उम्र में ही टाइफाइड के सबब फौत हो गई थी। 3 बेटों बड़े वसीम अख्तर थे जो इंजीनियर थे और उन दिनों धनबाद में पोस्टिंग थी। मझले जसीम अख्तर थे जो सरकारी वकील थे और दरभंगा में उनकी पोस्टिंग थी। छोटे सहीम अख्तर थे जो सर्किल अफसर थे और छपरा के किसी ब्लॉक में थे। बहरहाल अख्तर हुसैन के ताकुब में चलता हुआ तस्करान जब अंदर दाखिल हुआ और जो ही अस्सलाम वालेकुम कहा, वकील साहब की अहलिया और तीनों बहुएं उससे लिपट गईं। बारी बारी सबों ने उसकी बलाएं ली और सबों की ज़ुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह जैसे अल्फाज के साथ ढेरों दुआएं थी। वहाँ 4 नीम बालिग लड़कियां भी करीब ही मौजूद थीं जो 15 से 17 साल की उम्र की थी। वो जसीम अख्तर व सहीम अख्तर की लड़कियां थी जो तस्करान के इर्द गिर्द ही खड़ी शर्मा रही थी। तस्करान ने निगाहें दौड़ाई तो देखा सहन के एक कॉर्नर में लगे फर्श पर बैठी पतली दुबली कबूल सूरत लड़की झांक झांक कर इधर ही देख रही थी और मियाँ शाहरान उसके करीब बैठे मुस्कुरा रहे थे। तस्करान ने संजीदगी से पूछा, वहाँ आलिया बैठी है ना दादी जान? हाँ बेटे, वो बदनसीब आलिया ही है। वो फफक पड़ी तो एक बालिग पोते ने उन्हें संभाल लिया और तस्करान तेजी से आगे बढ़ गया। आलिया तब तक अपने हाथ पैर समेटकर इस तरह गेटरी बन गई थी जैसे सुहाग रात की दुल्हन हो। तस्करान करीब जाते ही बेतकल्लुफ़ी से उसकी पुश्त से लगकर बैठते हुए बोला, सलाम अलैकुम। जवाबन उसने सरगोशी में कहा, वालेकुम अस्सलाम छोटे सरकार, और फुर्ती से वो उसकी जानिब मुड़ते हुए डबडबाई आंखों से उसका चेहरा देखा और उसके सुडोल जिस्म के गिर्द बाहें लपेटते हुए सीने से सर टिकाकर रोने लगी। तस्करान उसकी बेबसी को महसूस करते हुए जज्बात से मगलूब हो उठा और कसकर उसे अपनी छाती से लगा लिया था। उसकी मौजूदा हालात व कैफियत के सबब वो इस कदर गमज़दा हुआ कि उसकी आंखें भी पिघलने लगीं, जिसे छुपाने की गरज से हो या उसके लिए अपने अंदर उमड़ने वाली हमदर्दी और मोहब्बत के सबब एक लम्हा के लिए अपने होंठ उसके सर पर गाड़ दिया तो सबों ने देखा उसकी पलकों से अश्क की बूंदें टूटकर आलिया की जुल्फों में जज्ब होने लगी थी। रुकैया फौरन आलिया की जानिब झुकी और तवहुश आमेज लहजे में बोली, आपी अब मत रोइए, देखिए भी छोटे सरकार की आंखें भी सावन बादों की तरह बरसने लगी हैं। जिस तरह आप इन्हें कभी नहीं भूल पाई, उसी तरह मुमकिन है ये भी आपको नहीं भूले हैं। तब तस्करान ने खुद पर काबू पाते हुए कहा, नहीं आलिया, मुझे तुम्हारा कभी ख्याल नहीं आया। मुझे क्या मालूम था कि अपनी नई दुनिया, नई जिंदगी से रूबरू होने की बजाय तुम इस कदर बीमार होकर मौत से जंग लड़ रही हो, और मैं बेनियाज व गाफिल होकर कभी किसी से तुम्हारी खैर व आफियत भी दरियाफ्त नहीं कर सका। मैं माफ़ी का तालिब हूँ।
इस मोहलिक मर्ज ने तुम्हारी जिंदगी का सुकून और खुशियाँ तुम्हारी जिंदगी का सुकून और खुशियाँ गारत कर दी है। ये अच्छा ही किया कि अपने साथ किसी को शरीक करके हालात को मर्ज से भी बदतरीन होने नहीं दिया। अब ऐसे में यकीनन तुम्हें अपने वालिदैन, भाई बहन, दादा दादी और तमाम ख्वेश व अकारीब की हमदर्दी व मोहब्बत की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भी वादा करता हूँ आलिया, इंशाअल्लाह मैं तुमसे अब बराबर ही मिलने आया करूँगा। तुम्हारी तमाम तर मादी ज़रूरतें पूरी करना मेरा फ़र्ज़ अव्वल होगा, क्योंकि अपनी जिन ज़रूरतों का जिक्र शायद अपने अब्बू से भी नहीं कर सकती, मुझे यकीन है उसे मेरे सामने ज़ाहिर करने में हरगिज़ झिझक नहीं होगी। खुदा न खास्ते मसरूफियत के सबब आने में कोताही हुई तो दूर रहने के बावजूद भी तुम मुझे अपने बिल्कुल करीब महसूस करोगी। तशकरान की बातें सुनकर सभी मर्दों खातीन का कलेजा फूल उठा था। अगरचे आंखों से अश्क टपक रहे थे, ताहम सबों के होंठों पर लतीफ़ मुस्कुराहटें भी थरथरा रही थी। दूसरी जानिब के सेहन में दो मुलाजमा खाना बनाने में मसरूफ़ थी, मगर उनकी तवज्जो व निगाहें तशकरान की जानिब ही थी। वकील अख्तर हुसैन खनखारते हुए बोले, बेटे हमने बहुत कोशिश की कि आलिया के लिए मुंतखब होने वाला लड़का और उनके वालिदैन को अपनी इसकी बीमारी से आगाह कर दूं, और अगर वो तैयार हो जाए तो शादी कर दूं, चाहे रकूमात जो भी खर्च करना पड़े, मगर कोई भी आमादा नहीं हुए। और मैं किसी को धोखा देकर पोती का घर बसाने की जहनीत नहीं रखता था, लिहाजा हर तरफ से नाकामी ही मिली तो हमारी परेशानियों के मद्देनज़र बच्ची ने भी साफ तौर पर शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि ये खुद को अपने होने वाले शौहर व ससुराल वालों पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। फिर क्या करता, मजबूर हो गया। चुनांचे उनके अल्फाज के साथ ही माहौल में लम्हों खामोशी रही। फिर एक तवील सांस लेते हुए उन्होंने नाश्ता लाने का ऐलान किया, क्योंकि ऑफिस का वक्त अनकरीब ही था। तो तशकरान ने पानी मंगवाकर वहीं पर मुंह हाथ धोए और आलिया के पहलू में बैठकर उसी के दुपट्टा के आंचल से मुंह पोंछने लगा, तो सभी लड़के लड़कियां और मियाँ शादरान दिल खोलकर हंसने लगे। और आलिया मुस्कुरा रही अपनी माँ, दादी और दोनों चची की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, बचपन की आदत नहीं गई, इनके लिए दर्जनों तौलिया रखी होती, मगर जब तक मैं हवेली में रही ये मेरे ही दुपट्टा पर हमला कर देते थे। लोगों ने महसूस किया कि वो काफ़ी हद तक पुरसकून और आसूदा हो चुकी थी। बारसूरत तशकरान 2 नीम बिरिश्त अंडे और 4 पराठा वहीं पर मंगवा लिया। दूसरे सेहन में वकील साहब अपने बेटे पोतों के साथ नाश्ता करने लगे, जबकि शादरान चंद पराठा और सब्जी वगैरह के साथ तशकरान के साथ ही आ बैठा। तशकरान खुद भी खाता और अपने हाथों आलिया को भी खिलाता रहा। घर के पूरे लोग उसकी मोहब्बत और हमदर्दी के सबब अशश कर उठे थे। उसी लम्हा शादरान ने आवाज़ लगाई, दादी जान, हमारे लिए ईमानदारी के साथ मिठाइयाँ यहीं दे जाइए। दादा जान तो कहते रहते हैं कि छोटे सरकार के आ जाने से आमदनी में काफ़ी इजाफा हो गई, मगर खुद कभी जलेबी भी नहीं लाते। उसकी तनकीद सुनकर मर्दों, खातिन, लड़के लड़कियां व मुलाजमाएँ सभी हंस पड़े, तो वकील साहब अपनी जगह से ही अपने शोक मिजाज पोता को घुर्रा कर देखने लगे थे। वाज़ह रहे कि वकील अख्तर हुसैन साहब का हज़रत इब्राहिम सरकार से कोई खूनी रिश्ता नहीं था। चूँकि कभी इब्राहिम सरकार मुजफ्फरपुर के ही एक हाई स्कूल में ज़ेर तालीम रहे थे और अख्तर हुसैन उनके क्लास साथी थे। वो मामूली काश्तकार घराने से ताल्लुक़ रखते थे और इब्राहिम का तो क्या कहना, लिहाजा वो नर मिजाज अख्तर हुसैन को बेहद पसंद करते थे। यही सबब था कि उनकी पूरी तवज्जो भी अख्तर हुसैन पर मरकूज़ थी। लफ्ज़ पूरी तवज्जो से ही बात समझ में आती है कि अख्तर हुसैन को कभी भी किसी चीज़ की वो कमी महसूस नहीं होने देते थे, बल्कि यूँ कहे कि उनकी पढ़ाई लिखाई का भी पूरा खर्च वही देते थे, लेकिन कभी किसी के सामने जाहिर होने नहीं दिया था। खराबी सेहत की बिना पर इब्राहिम सरकार मैट्रिक से आगे की तालीम हासिल तो नहीं कर सके, लेकिन दूर रहकर भी अख्तर हुसैन के लिए उनकी कर्म नवाजिशों में कमी नहीं आई थी। आज भी इब्राहिम सरकार खुद तो शहर
नहीं आते थे, लेकिन वकील साहब मसरूफियत के बावजूद भी 4-6 माह के वक्फे से दरबार में एक शब के लिए हाजिर ज़रूर होते रहते थे। एक बार अपनी अहलिया को साथ ले गए तो वो वहाँ के ठाट बाट और नफासत देखकर ही घबरा उठी, लिहाजा वो वहाँ जाने के लिए बमुश्किल ही तैयार हुआ करती थीं। इस्माइल सरकार उन्हें चचा जान व उनकी अहलिया को चची जान के लक़ब से पुकारते थे। बारसूरत, अब यहाँ कहानी कनीज़ की 16वीं किस्त मुकम्मल हुई, बाकी आइंदा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।